नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। संडे के इस खास शो शाम की चाय में आप सभी का स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है कि हफ्ते भर के राजनीतिक घटनाक्रम पर एक विशेष रिपोर्ट आप सभी के सामने पेश करें। इस हफ्ते वैसे तो कई बड़े घटनाक्रम सामने आए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना भाजपा का अंदरूनी बिखराव। कांगड़ा और हमीरपुर में नेता खुलकर विरोध जता रहे हैं, अपने ही अपनों के खिलाफ स्वर उठा रहे हैं और ताज्जुब इस बात का है कि नेतृत्व अब तक खामोश नजर आ रहा है। क्या भाजपा की ये अंतरकलह आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक असर छोड़ने वाली है? क्या संगठन इस नाराजगी को संभाल पाएगा या फिर ये असंतोष और गहराएगा? आज की चर्चा में बात इसी मुद्दे पर होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं विवेक शर्मा जी। विवेक जी, मेरा सबसे पहले सवाल जो है आपसे आज ये रहने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी का के भीतरगात को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं कांगड़ा से, उस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है भीतरघात शब्द कुछ ज्यादा भारी हो जाएगा। इसे भीतरघात ना कहकर ये कहा जा सकता है कि भाजपा की जो एक अंदर की जो बात है या अंतरकलह है जो उनकी, अंतरकलह। वो लगभग, जी। हाँ, अंतरकलह वो खुल के लगता है मुझे सड़क पे आ गई है। और आम दर्शकों के लिए या जो विपक्ष के लोग हैं, मतलब विपक्ष मतलब जो भाजपा का विपक्ष है, कांग्रेस के लिए ये कुछ चर्चा हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें सब पता है अंदर क्या हो रहा है, जो भाजपा के भीतर के लोग हैं। और ये उसी का परिणाम है कि जिस तरह से उनकी मतलब कार्य करने की तरीका है, ये उसके परिणाम है। जिसकी स्क्रिप्ट लगभग 2007 से 12 के मध्य लिख दी गई थी, अब परिणाम आने शुरू हो गए हैं। जब यहाँ संगठन मंत्री पवन राणा जी हुआ करते थे, तो वो जो लिख के गए हैं वो लगभग वैसा वैसा उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। वो दिख रहा है, सड़क पे दिख रहा है वो। जी। खुलकर सामने आ गए। अब अंतरकलह बंद कमरों में भाजपा में जो चल रहा है वो तो अब सबके सामने है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो स्थानीय नेतृत्व है वो इस गुटबाजी पर नियंत्रण खो चुका है? नहीं, पहले हम सीधा किसी को कटघरे में खड़ा करें, हमें भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। ये एक सामान्य वाक्य सुनने में आता है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। अरे, व्यक्ति कमल का फूल नहीं हो सकता। व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है। आप जब उस व्यक्ति को वहां से विस्थापित करते हैं, उसकी जगह से उसको जब विस्थापित करते हैं या उसे प्रताड़ित करते हैं, तो केवल व्यक्ति प्रताड़ित या विस्थापित नहीं होता, उसके साथ उसके साथ जो लोग जुड़े हैं, जो पिछले 30 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से जिनके मध्य वो रहा है, वो भी प्रताड़ित होते हैं। ये समझने की क्षमता नहीं है बेसिकली उन लोगों में जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। वो वही स्थिति है कि मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। अब वो जो नेता है वो झोला उठाकर नहीं चल सकता, उसे अपने साथ अपने बाकी सहयोगियों साथियों को भी लेके चलना पड़ता है। कांगड़ा की बात कर रहे हैं, मैं पूरे हिमाचल की अगर बात करूं तो इतनी लंबी सूची है जिन लोगों को इन्होंने विस्थापित किया है। उनमें चाहे कृपाल परमार हो, उसमें चाहे धवाला हो, उसमें चाहे रविंद्र रवि हो, उसमें चाहे स्वर्गीय किशन कपूर हो, उसमें पालमपुर के 2 बार के विधायक प्रवीण शर्मा हो, उसमें शिमला से सुरेश भारद्वाज जी हो, उसमें चाहे चेतन बरागटा हो, उसमें चाहे शिमला की दूसरी पीढ़ी जो आ रही है जिसमें प्रमोद शर्मा है, अर्की से गोविंद राम शर्मा है, किन्नौर से तेवंश सिंह नेगी हैं। इस तरह की बहुत लंबी सूची है, अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो आधा घंटा से ज्यादा लग जाएगा। इन लोगों ने भी अपने साथ कुछ लोग जोड़े हैं। वो सब लोग कहां जाएंगे? वो अपनी जब नेता से सवाल पूछते हैं तो उसके पास जवाब नहीं है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। और इस पूरी फाउंडेशन का जो कर्णधार है वो रहे यहाँ के संगठन मंत्री पवन राणा। पवन राणा ऐसा ऐसा काम कर गए यहाँ पर कि उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी को तार तार कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को भी अगर आप देखो तो कोई एबीवीपी की भारतीय जनता पार्टी है, कोई आरएसएस की भारतीय जनता पार्टी है, कोई जेपी नड्डा ग्रुप है, कोई धूमल जी का ग्रुप है, कोई शांता जी का ग्रुप है। वो शांता जी का ग्रुप तो खैर अब लुप्त ही हो गया। तो इन परिस्थितियों में जब इतने टुकड़ों में ये बढ़ चुके हैं और सब एक दूसरे को निपटाने पे लगे हैं, इन स्पाइट ऑफ
कि आप कांग्रेस को निपटाएं या आप अपने विरोधियों को निपटाएं, ये आपस में इतने व्यस्त हैं, तो इसीलिए सरकार ये कहती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि कई धड़ों में बटे हुए हैं। इनकी हालत बहुत खराब है, मतलब कम खराब नहीं है। अभी तो ये बड़ा छोटा सा ट्रेलर आया है, ये अभी सड़क पे आपको दिखेंगे आने वाले समय में। जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ जी। टाइम पहले तक तो असली भाजपा और पुरानी भाजपा के बीच में चर्चाएं जोरों पर थी अब कि वो एक अलग ग्रुप जो है बन रहा है। उसके बाद अब कुछ नेता खुलकर अपनी अपनी दुखती रग, हम ये कहेंगे कि अपना दुख सुना रहे हैं। और अभी ऐसे न जाने और कितने हैं जो सामने आएंगे। 2027 के चुनाव से पहले क्या आपको नहीं लगता कि टिकट वितरण में भाजपा को बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी? नहीं, भाजपा कोई माथापच्ची नहीं करेगी। भाजपा की सूची दिल्ली से बन के आएगी, यहाँ वो रेवड़ियों की तरह बट जाएगी। उसके बाद के जो परिणाम है, माथापच्ची उसमें करनी पड़ेगी। यही यही हर जगह हुआ है, यही नगर निगम चुनावों में भी हुआ है। कोई संघ के कोटे से टिकट ले आएगा, कोई एबीवीपी के कोटे से टिकट ले आएगा, कोई महिला के कोटे से टिकट ले आएगा और कोई भाजपा के कोटे से टिकट ले आएगा, और ये इसी तरह से बढ़ जाएगा। उसके बाद के जो परिणाम है, वो परिणाम जो है वो घातक होंगे। आपने कोई प्रश्न पूछा मुझसे, मैं बीच में थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम थी, कि ये जो बड़े नेता हैं, जो कर्णोधार हैं पार्टी के, उनका क्या रुख है? तो जो कर्णोधार हैं, अगर उसके आप दो लोगों की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप करना चाहें, एक पार्टी के अध्यक्ष और दूसरा एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन जो समय है, तो मैं आपको ये बताऊं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कहने के लिए सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन है, अदरवाइज वो शराब से ऊपर के नेता नहीं है। मंडी से ऊपर वो अपना अस्तित्व नहीं निकाल पाए। आज जो परिस्थितियां हैं, इनसे पहले शांता कुमार जी भी रहे, वो सर्वमान्य नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के और पूरे हिमाचल के नेता रहे। उनके बाद धूमल जी का दौर आया, धूमल जी सर्वमान्य नेता रहे और पूरे हिमाचल के नेता रहे। आज जो नेता है वो केवल एक जिला क्षेत्र तक सीमित है। मैं कहता हूं पार्लियामेंट भी नहीं है, वो केवल जिले के नेता है। अब वो जिले के नेता को, और ये प्रॉब्लम यहाँ की नहीं है, ये दिल्ली की प्रॉब्लम है। वो चाहते ही ऐसा व्यक्ति हैं जो केवल अपने जिले तक ही सीमित हो, उनको कोई बहुत बड़ा एक अच्छा नेता नहीं चाहिए। ये दिल्ली की प्रॉब्लम है। अब रहा सवाल अध्यक्ष का, अध्यक्ष जी बेसिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन के आदमी नहीं है। वो संघ की पृष्ठभूमि से आते थे, और जो संघ है वो उनकी सेवा कर दी, कुछ गाड़ी भोजन की व्यवस्था कर दी, तो संघ मैनेज हो जाता है। संघ को मैनेज करना कोई बहुत कोई टीडियस काम नहीं है। वो उस पृष्ठभूमि से आते थे, और अभी भी उनका तरीका वही है, वो इधर उधर से मैनेज कर लेते हैं। ईश्वर की दया से एक बड़े संपन्न परिवार से आते हैं, एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं आर्थिक आधार पर, तो वो उसी तरीके से मैनेज करते हैं। अदरवाइज संगठन में उनका व्यक्तित्व तो एक भी नहीं है, वो स्वयं अकेले हैं, एकला चलो की नीति पे वो काम करते हैं। तो सिचुएशन इतनी भयावह है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी की छत्र छाया नहीं है। ये सिर्फ मोदी जी के नाम के ऊपर अपनी दुकान चला रहे हैं। अब जब तक चलेगी तब तक चलाएंगे। आपने एक बात कही कि टिकट वितरण को लेकर कोई माथापच्ची नहीं होगी। जो हाईकमान से लिस्ट आएगी वो यहाँ पर रेवड़ियों की तरह बांटती जाएगी। लेकिन दावा तो किया जाता है कि ग्राउंड में बहुत ज्यादा देखा जाता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है, कौन ज्यादा ग्राउंड पर असरदार है। तो वो बड़े बड़े दावे कहाँ जाते हैं? और दूसरी बात, दूसरा सवाल ये भी साथ में कि क्या हाईकमान को ये खबर नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त क्या हालात हैं? हाईकमान इस पर चुप क्यों है? नहीं, हाईकमान की जो बिल्कुल भीतर की खबरें हैं वो ये हैं कि जो दिल्ली है, जो केंद्र है, वो हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सियासत से बहुत खफा है, और वो केवल उत्तर प्रदेश के चुनावों का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वो हिमाचल की सर्जरी शुरू कर देंगे। ये लगभग क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बताऊं, ये सारी सफाई हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद आपको 31 मार्च आने वाली जो है, मतलब 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद हिमाचल का ही ऑपरेशन होने वाला है, ये लगभग तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है जहां तक उनका आता है। रहा सवाल जमीन का, आपने कहा जमीन पे भारतीय जनता पार्टी ने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। इनके पास कोई बहुत कैलिबर लोग नहीं है, वो भीड़ है, और वो भीड़ जो है आज जो कांग्रेस से आता है उसका भी स्वागत करते हैं, और जो कहीं और से आता है उसका भी स्वागत करते हैं। ये सिर्फ स्वागत करने के लिए रखी हुई भीड़ है। स्वागत है जी, स्वागत है। आज कांग्रेसियों का भी स्वागत है, कल को किसी और का भी स्वागत है। इनकी तो बेचारों की हालत वो और भी बदतर है, और इन्हें ये नहीं मालूम हमारा नेता कौन है।
कांग्रेस से जो भाजपा में शामिल हुए हैं, उसके बाद तो और ज्यादा खिचड़ी पकी है भारतीय जनता पार्टी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह की खबरें सामने आती हैं कि नेतृत्व को लेकर कांग्रेस जो आए नेता हैं उनको भी तवज्जो दी जा सकती है, तो इससे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो कब से झंडे उठाए जा रहे हैं, दरियां बिछाए जा रहे हैं, उनके वो दरकिनार हो जाएंगे, आपको नहीं लगता है? नहीं, स्वाभाविक है, जो वहां से डेपुटेशन पे यहाँ पर आए हैं वो भी अपना स्थान ढूंढेंगे। आखिरकार वो भी किसी कमिटमेंट पर ही आए हैं। सिर्फ एक राज्यसभा की सीट प्राप्त करने के लिए जो तांडव रचा गया, उस तांडव की कीमत अगर कांग्रेस ने दी है तो भाजपा को तो देनी पड़ेगी। वो तो बराबर ही है। वो आए नहीं, वो बुलाए गए हैं, और जो बुलाया गया है वो मेहमान है, उसका मान सम्मान तो करना ही पड़ेगा भाजपा को। अब चाहे वो अपनों की कीमत पे करें या किसी और की कीमत पे करें। और कार्यकर्ताओं को कौन बॉदर करता है इन ऑर्गेनाइजेशंस में? कोई कोई वैल्यू नहीं है वर्कर्स की। ये वर्कर्स को खुद अपने आप में एक गलत फहमी है कि हमें कहीं मान सम्मान दिया जाता है, उन्हें उपयोग किया जा रहा है। और जिस वर्कर को ये समझ आ जाता है वो घर बैठ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के एवरेज वर्कर की जो एवरेज लाइफ ऑफ वर्कर वो 7 साल से ज्यादा नहीं है, जबकि कांग्रेस में यही 25 साल है। वहां एक कार्यकर्ता 20 से 25 साल कांग्रेस में काम करता है सक्रिय भूमिका में, भाजपा में 7 से 8 साल काम करता है ये सक्रिय भूमिका में। उसे समझ आ जाता है कि अब मेरी आवश्यकता नहीं है, आई एम बीन रिप्लेस्ड, मेरी जगह कोई और आ जाएगा। ये एक एवरेज लाइफ ऑफ ए वर्कर है इन अ पॉलिटिकल पार्टी। जी। देखिए विवेक जी, हमने 27 के सेमीफाइनल पर काफी एपिसोड्स भी किए हैं और 31 मई को नगर निगम के नतीजे सामने होंगे। अगर परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं आते हैं, तो सवालों के घेरे में नेता प्रतिपक्ष भी होंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे और वहां के स्थानीय भाजपा के नेता भी होंगे। इससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में क्या बदलाव हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी एक स्वर में बोलेगी कि सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। मेरे से आप लिख के ले लीजिए, ये पहला डायलॉग होगा कि सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि कमी कहां है और अपनी कमी को उजागर कोई नहीं करना चाहता। ये एक बैलेंस स्टेटमेंट है जो आएगी और आपको सुनने को मिलेगी। और अभी भी वो कहा जा रहा, और ये नहीं मालूम, मैं भी आपसे निवेदन करूंगा, आप इंतजार करिए नतीजे आने का। मैं आपको ऐसी कुछ जानकारियां उपलब्ध करवा के दूंगा जो आप सुनेंगे तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या थी इंटरनली चुनावों के समय। इन्होंने किस तरीके से इलेक्शंस को कंटेस्ट किया है, वो भी एक बड़ा विचित्र घट रहा है। उसका इंतजार करना पड़ेगा जब तक नतीजे नहीं आ जाते। जी, कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेते हैं नतीजों का। नतीजे 31 मई को सबके सामने ही होंगे। जाते-जाते एक अंतिम सवाल, क्योंकि समय का अभाव है और सवाल मेरा आपसे ये है कि टिकट वितरण को लेकर हमने चर्चा कर ली है और भाजपा में जो अंतर्कलह चल रही है, उस पर भी हमने चर्चा कर ली है। अ, हिमाचल प्रदेश की सियासत में कहा जाता है कि हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है और ये रिवाज है, रिवाज बरकरार है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंट है कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन जो परिस्थितियां अभी बनकर सामने आ रही है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि ये आगे की जो राह है वो इतनी आसान होने वाली है। एक्चुअली ये ओवर कॉन्फिडेंस का कारण जो है, वो कारण ये है कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में कोई तीसरी पार्टी नहीं है, कोई तीसरा विकल्प नहीं है जनता के पास। लोग एक से तंग आते हैं तो दूसरे को वोट डाल देते हैं, दूसरे से तंग आते हैं तो पहले वाले को वोट डाल देते हैं। जब तक इस प्रदेश में कोई तीसरा अल्टरनेटिव, एक सशक्त अल्टरनेटिव नहीं निकलेगा, तब तक कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ये कोई बहुत बड़ा ऐसा है कि जी ये हो गया। ये संभावनाएं हैं, लेकिन अभी भी इसके ऊपर नतीजे पे पहुंच जाना कि कांग्रेस बिल्कुल स्वीप हो रही है और बीजेपी आ रही है, ये मुझे लगता है कि हमें 31 मार्च 2027 के केंद्र के ऑपरेशन तक इंतजार करना पड़ेगा कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं हिमाचल प्रदेश को, और हिमाचल प्रदेश की अगली तस्वीर किस तरह से उभर के आती है। ये 31 मार्च 2027 का इलेक्शन यूपी का निपट जाए, उसके बाद हिमाचल के बारे में उनकी क्या दृष्टिकोण रहता है, वो किसे प्रोजेक्शन देते हैं, क्या क्या परिवर्तन करते हैं, इसका इंतजार करना पड़ेगा।
क्या आपको लगता है कि जो थर्ड फ्रंट का आपने ज़िक्र किया, 31 मार्च के बाद जो नेता अभी तक खामोश हैं, पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में थे कि तीसरा विकल्प आएगा आएगा, तो उसके बाद मामला सेटल कर दिया जाएगा, आपको ऐसा लगता है? इसके पीछे के भी 2-3 कारण हैं। मैं बड़ी स्पष्टता से इसमें बड़े खुल के बात करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश की सियासत जो है, इसकी टोपोग्राफी के हिसाब से बड़ा एक्सपेंसिव मोड है। हिमाचल में राजनीति करना कोई सस्ती राजनीति नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करें पंजाब या हरियाणा के साथ इसका, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि टोपोग्राफी और हमारी ज़रूरतें इस तरह से हैं। और अभी तक जितने लोगों को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है या उन्हें किनारे लगाया जा रहा है, वो सब वो लोग हैं जो आर्थिक तौर से बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं हैं। ये सब मध्यवर्गीय नेता हैं। मतलब इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई 200 करोड़ 400 करोड़ रुपए खर्चने वाली सिचुएशन में नहीं है। और आज की डेट में जितना प्रचार पे भारतीय जनता पार्टी खर्चती है, उतना तो कांग्रेस भी नहीं खर्च सकती। चाहे उनकी सरकारें हों, कांग्रेस ने आज तक इतना चुनावों में खर्चा नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी छोटे-मोटे चुनाव में खर्च आती है। तो इनसे लड़ना कोई बहुत सहज नहीं है। जनता की बुद्धि में कोई परिवर्तन आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। अदरवाइज इट इज वेरी टफ टू कंटेस्ट। और ये नेता अभी तक एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन कोई थर्ड फ्रंट बन जाएगा ऐसी उम्मीद नहीं दिखती है। जी। चलिए, काफ़ी चर्चा हुई है इस भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह पर और कुल मिलाकर निचोड़ जो है मुझे वो यही लगता है कि कहते हैं इब्तिदा इश्क है होता है क्या और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो देखिए इंतज़ार होता है करते क्या। हैं। जी, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में माहौल क्या बनता है, उसके बाद हिमाचल की तरफ जो हाईकमान है वो रुख करेगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की हवा किस तरफ जाती है, वो देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। यस। विवेक जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।